हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम पीवाईक्यू एनालिसिस फॉर ज्योग्राफी 2021। राइट, सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम of the following four rivers, three of them pour into one of them which joins the Indus direct। यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे चार रिवर के नाम दिए गए हैं, चेनाब, झेलम, रवि, सतलज। और इसमें बोला है कि ये चारों में से तीन रिवर जो है वो चौथी रिवर से मिलती है और फिर वो इंडस से मिलती है, तब जाके वो पंजड़ बनता है। तो इसमें से वो रिवर कौन सी है? अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए अगर हम रिकॉल करते हैं कि जो हमने पढ़ा है कि यहां से ये एक रिवर आती है जो यहां पे एक दूसरी रिवर से मिलती है। अब जो ये रिवर आई है उसको कहा जाता है झेलम, ये आ जाती है चैनब। फिर दूसरी रिवर, तीसरी रिवर आती है जो ये दोनों से मिलती है, उसको कहा जाता है रावी। फिर चौथी रिवर आती है जो ये तीनों से मिलती है, दैट इज सतलज। अब यही हमारा आंसर है, दैट इज कि ये तीनों रिवर सतलज से मिलती है। और फिर जो फिफ्थ रिवर है जो यहां से फ्लो होके आती है एंड देन वो फिर इस तरीके से फ्लो होती है और ये चारों रिवर यहां पे मिलती है। राइट, सो दैट पर्टिकुलर जोन इज नोन एज पांजड़। राइट, एंड ये जो रिवर हो जाती है, दिस इज द फिफ्थ रिवर, दैट इज नोन एज इंडस। राइट, तो इस तरीके से होता है कि पहले झेलम चेनब से मिलती है, फिर झेलम और चेनब मिलके रावी से मिलते हैं, फिर झेलम चेनब रावी सतलज से मिलती है और फिर ये चारों मिलके इंडस से मिलते हैं जहां पे पंजड़ क्रिएट होता है। राइट, तो इस तरीके से हमें ये चीज समझनी है। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाता है, दैट इज ऑप्शन डी, सतलज। नेक्स्ट है with reference to India, डीडवाना, कुचामन, सारगोल, खाटू आर नेम्स ऑफ। अब ये सभी देखा जाए तो ये सभी राजस्थान के अंदर है। राइट, खाटू श्याम वॉज वेरी मच फेमस, तो ये सब राजस्थान के अंदर ही ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स है। एंड यहाँ पे ग्लेशियर तो नहीं है राजस्थान में मैंग्रोव फॉरेस्ट भी नहीं है और ये सब रमसार भी नहीं है, बट वहाँ पे क्या है, सेलिनिटी है। तो ये सब एक सेलाइन लेक्स आ जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्राह्मणी, नगावली, सुब्रनरेखा एंड वर्समधारा। नाउ विच ऑफ द अबाउ राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स, कि ये ईस्टर्न घाट्स में से इनमें से कौन कौन सी रिवर आती है। ठीक है, तो अगर हम पहले वाला देखते हैं ब्राह्मणी रिवर, तो ये दो रिवर से मिलती है, that is संख एंड साउथ कोयल, और ये जहां मिलती है दैट प्लेस इज ओडिशा में। राइट, बट इट इज नॉट ईस्टर्न घाट्स, कि ये ईस्टर्न घाट्स नहीं आता है। वेरेस अगर नगावली देखते हैं तो ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट नोन एज कलाहांडी, जो कि ईस्टर्न घाट्स का है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। वेरेस अगर फोर्थ भी देखते हैं तो ये भी ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द कलाहांडी, दैट इज ऑल्सो ईस्टर्न घाट। सो 2 and 4 आर करेक्ट। बट अगर थर्ड की बात किया जाए तो जो थर्ड ओरिजिनेट होता है ये होता है एट रांची प्लेट्यू, दैट इज झारखंड। और ये रिवर दो स्टेट्स के बीच में एक डिवीजन क्रिएट करती है, दैट इज वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, कि ये दोनों के बीच में डिवीजन क्रिएट करती है। हालांकि इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 2 and 4, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। राइट, यानी कि वाटर एफिशिएंट क्रॉप, यानी कि ये सारे क्रॉप्स को उगाने में कितना पानी लगता है। तो अगर हम देखते हैं शुगर केन को उगाने में अराउंड 1500 to 2000 मिलीमीटर का पानी लगता है। सनफ्लावर को ग्रो करने में अराउंड 400 to 600 मिलीमीटर पानी लगता है। पर्ल मिलेट को ग्रो करने में अराउंड 250 to 450 मिलीमीटर का पानी लगता है। एंड रेड ग्राम को ग्रो करने में अराउंड 500 to 700 मिलीमीटर का पानी लगता है। अब अगर इन चारों में ही देखते हैं
तो जो पर्ल मिलेट है इट इज द मोस्ट वाटर एफिशिएंट, कि इसको सबसे कम पानी चाहिए होता है। बट सवाल पूछा गया है कि ये चारों में से लीस्ट वाटर एफिशिएंट कौन है, यानी कि ये चारों में से सबसे ज्यादा पानी किसको चाहिए होता है, दैट इज शुगर के, दैट इज अराउंड 1500 टू 2000 मिलीमीटर ऑफ रेन शुगर केन को चाहिए होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द ट्रॉपिकल जोन और यहां पे टेम्परेट जोन। तो अगर हम वापस रिकॉल करते हैं, जैसे हमने पहले भी ये वीडियोस में समझा था, वही टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर रिपीट हुआ है, दैट दिस इज द 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ। ठीक है, अब अगर एक चीज देखा जाए, जो 0 से 30 डिग्री का एरिया है, यानी कि ये फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ, दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज ट्रॉपिकल रीजन। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया आ जाता है। वेरेज जो 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ है, या फिर 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ है, दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज टेम्परेट रीजन, कि ये टेम्परेट रीजन है। अब उसके बेसिस पे हम सवाल पढ़ते हैं दैट व्हाट इज द एक्चुअल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया गया है पहली चीज, दैट इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शंस ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। तो अब यहां पे कैसा होता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, ये ट्रॉपिकल रीजन में ट्रेड विंड्स चलती है। अब ये ट्रेड विंड्स का जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, राइट, यानी कि ये ईस्ट से वेस्ट के तरफ ये ट्रॉपिकल एरिया में ट्रेड विंड्स चलती है। वेरएज अगर हम टेम्परेट जोन पे देखते हैं, तो टेम्परेट जोन पे वेस्ट टू ईस्ट वेस्टर्ली चलती है, राइट, कि टेम्परेट रीजन में कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट है। तो जो हवा होती है वही हवा क्या करती है, ओशन को कैरी करती है। तो कहीं पे वार्म वाटर है या कहीं पे कोल्ड वाटर है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रांसपोर्ट करती है। तो वहां पे अगर हम देखा जाए कि ट्रॉपिकल जोन में जो वेस्टर्न सेक्शन है ऑफ द ओशन का आर वार्मर, क्यों, क्योंकि हवा ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही, दैट इज ट्रेड विंड्स, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेयर सेकंड बोला गया है इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज make the eastern section oceans warmer than the western section ocean, क्यों, क्योंकि ये हवा चल रही है वेस्टर्लीज टेम्परेट जोन में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, की ये वेस्टर्लीज चल रही है। ठीक है, तो वही उसके अकॉर्डिंगली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नाउ ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ये 2013 में पूछा गया था और ये 2021 में पूछा गया है। अब दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। जैसे अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पे पूछा गया है कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो जैसे हमें पता है कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में टॉल ट्रीज है, राइट, दे आर वेरी क्लोज विद द क्राउन्स, जिससे कैनोपी बनता है। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि यहां पे लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज है, दैट इज ऑल्सो राइट। थर्ड बोला गया कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटीज ऑफ एपिफाइट्स, दैट इज ऑल्सो राइट। तो ये हम ऑलरेडी 2013 में सॉल्व कर चुके हैं। अब उसी का बेस लेके हम 2021 का ये सवाल पढ़ते हैं कि यहां क्या बोला है कि लीफ लिटर डीकंपोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम्स। नाउ लीफ लिटर यानी क्या होता है कि टूटे हुए पत्ते जब जमीन पे गिरते हैं तो वो बहुत जल्दी डीकंपोज हो जाते हैं। अब डीकंपोज का मतलब क्या होता है कि डीकंपोज होना मतलब सड़ना। अब हम घर पे देखते हैं कि हमारे घर पे फल फ्रूट आते हैं, सब्जियां आती है, तो वो आते ही हम उसको वॉश करके ड्राई करके फिर हम फ्रिज में रख देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम बाहर रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा, यानी कि वो सड़ जाएगा। अब वो बाहर रह के क्यों सड़ रहा है, क्योंकि कोई भी चीज को सड़ाने के लिए दो मेजर चीजें चाहिए होती है। पहली चीज क्या चाहिए होता है कि वहां पे टेम्परेचर वार्म हो और दूसरा वहां पे ह्यूमिडिटी हो। तो फ्रिज के बाहर टेम्परेचर वार्म रहता है और ह्यूमिडिटी होता है और वो चीज ज्यादा सड़ती है। ना आप इमेजिन कीजिए कि एक जंगल जो इक्वेटोरियल एरिया में एक जंगल होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो जंगल है, वहां पे वार्मनेस ज्यादा है एंड वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो जो लीफ के टुकड़े जमीन पे पड़े हैं वो बहुत जल्दी डीकंपोज हो जाते हैं, और जब वो डीकंपोज हो जाते हैं तो जो सॉइल का सरफेस है इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर,
यानी कि वो डिकम्पोज हुआ हुआ मटेरियल तुरंत ही न्यूट्रिएंट में बन जाता है और प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, apart from trees, the vegetation is largely composed of a plant forms that reach up to the canopy height। जैसे इसमें भी कैनोपी बोला गया, इसमें भी कैनोपी बोला गया है। सेकेंड चीज बोली गई है कि बाई क्लाइंबिंग द ट्रीज आर ग्रोइंग एज एपिफाइट रूटेड ऑन द अपर ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। तो यहां पे दो वर्ड कॉमन हो गए, एक कैनोपी हो गया और एक एपिफाइट हो गया। ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, राइट। सो दिस इज मोस्ट लाइकली द डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो इसलिए हमें पीवाईक्यू यूज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस इसमें रिलेट हो जाते हैं, ठीक है। एनीवेज, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द वेजिटेशन of savanna consist of grasslands with scattered small trees but extensive areas have no trees, right। अब सवाना का जो हम एरिया देखते हैं ना, कि सवाना एक ऐसी जगह पे है जहां पे ट्रॉपिकल एटमोस्फियर, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज है और थोड़ी बहुत टेम्परेट की प्रॉपर्टीज है। अब इसके प्रॉपर्टीज में हम कह सकते हैं कि अगर दोनों की प्रॉपर्टीज मिलाते हैं तो सवाना में क्या क्या होता है, कि सवाना में कुछ चीजें पाई जाती है। सबसे पहले वहां पे वार्म टेम्परेचर होता है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी होती है। ये दोनों ही प्रॉपर्टी उसको कहां से मिली, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, ट्रॉपिकल रीजन से। अगर टेम्परेट रीजन की बात करते तो वहां पे क्या होता है कि कोल्ड होता है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज होता है कि वहां पे वो ड्राइनेस भी आ जाती है। तो यहां पे देख सकते हो कि एक जगह पे सवाना पे 4 टाइप का मौसम आता है, कि वहां पे वेट स्पेल्स भी होते हैं, ह्यूमिडिटी से वेट हो जाता है, ठीक है, वार्म टेम्परेचर से डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाता है, लेकिन वहां पे कोल्ड जब आता है तो वहां पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है। तो इसके चलते क्या होता है कि वहां पे ग्रासेस तो ग्रो हो जाती है, पर ट्रीज को ग्रो होने में काफी ज्यादा पानी चाहिए होता है। बट जब ड्राई स्पेल्स हो जाते हैं तो ड्राई स्पेल से क्या होता है कि वो वहां पे ट्रीज ग्रो नहीं हो पाते, एंड इसलिए वहां पे देयर इज एन एक्सटेंसिव एरिया हैव नो ट्रीज, की यहां पे कई सारे जगह है सवाना पे जहां पे झाड़ नहीं है, सिर्फ ग्रासेस ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है, द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस, कि यहां पे 5 कंडीशंस बताई गई है कि ये जो एक्सटेंसिव एरिया में झाड़ नहीं है, राइट, ऐसा क्यों है, वो चीज पूछी गई। तो उसमें से ये कौन सी आती है। तो पहली चीज क्या, बोरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स। अब बोरोइंग एनिमल्स और टर्माइट्स क्या करते हैं, वो जमीन खोदते हैं, ठीक है, और वो एक सॉइल का प्रोफाइल बनाते हैं जिससे प्लांटेशन का ग्रोथ बढ़ता है, उससे कम नहीं होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वेरे सेकेंड जो है कि वहां पे सवाना में बुश फायर आर वेरी कॉमन। बुश फायर्स आर वेरी कॉमन। क्यों कॉमन, क्योंकि यहां पे ऑल्टरनेटिव स्पेल्स है, कि एक तो गर्म टेम्परेचर हो जाता है, फिर वो ह्यूमिडिटी हो जाता है, फिर जैसे ही ठंडी आती है तो वहां पे ड्राइनेस बढ़ जाती है, और ड्राइनेस में जब धूप लगती है वापस गर्म टेम्परेचर आता है तो वहां पे बुश फायर्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि ट्रीज, देयर हैज बीन एरिया जहां पे ट्रीज नहीं पाए जाते। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड है ग्रेजिंग हर्बीवोरस। नाउ दिस इज अ ग्रासलैंड एरिया, सवाना ग्रासलैंड्स बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, तो वहां पे हर्बीवोरस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अब जितने ज्यादा हर्बीवोरस पाए जाएंगे उतना ज्यादा प्लांटेशन की जो ग्रोथ है वो कम होने लग जाएगी, तो ये भी ट्रीज ना होने की वजह है। फोर्थ आ जाता है दैट इज द सीजनल रेनफॉल। तो जैसे हमने देखा कि यहां पे सीजनल रेनफॉल है, कि एक जगह पे वार्म टेम्परेचर है, उससे ह्यूमिडिटी आती है, फिर कोल्ड आता है और फिर ड्राइनेस आ जाती है। तो ये सीजनल रेनफॉल से क्या होता है कि एक बार तो ग्रो हो जाता है, यहां पे हमेशा ग्रो नहीं होता। क्यों, क्योंकि जैसे ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में हम देखते हैं कि वहां पे 12 महीना बारिश होती है, यहां पे 12 महीना बारिश नहीं, यहां पे सीजनल बारिश है, कि कुछ साल के 2-3 महीने हैं जहां पे बारिश होती है, उसके अंदर जो प्लांटेशन की ग्रोथ हो गई वरना नहीं होगी। तो ये भी एक करेक्ट आंसर है कि इसकी वजह से वहां पे ट्रीज नहीं है। फिफ्थ है सॉइल प्रॉपर्टी, कि एक सॉइल जितना ज्यादा फर्टाइल होगा उसकी प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा डीपन होगी। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, उल्टा ये अपोजिट बता रहा है कि सॉइल प्रोफाइल होने से प्लांटेशन ग्रोथ और बढ़ेगा, ट्रीज में ग्रोथ और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आता है 2, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, जैसे हमने देखा था 2014 का ये सवाल है
कि प्लैनेट अर्थ पे मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। तो ये बाकी के रिमेनिंग में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहां पाया जाता है, तो हमने देखा था ग्राउंड वाटर पे। तो यानी कि सबसे ज्यादा पानी अगर देखा जाए तो ओशन में आता है, ओशन के बाद आइस कैप्स में आ जाएगा, ग्लेशियर्स में आ जाएगा, और फिर आएगा ग्राउंड वाटर, एंड उसके कई साल बाद यानी कि फिर एटमॉस्फेयर आ जाएगा, और फिर आ जाएगा रिवर्स आ जाएंगे, यानी कि रिवर सबसे लास्ट में है। अब उसी के बेसिस पे इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो सेम चीज यहां पे रिपीट की गई है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ग्राउंड वाटर में ज्यादा पानी है, रिवर्स लेक में कम पानी है, राइट। सेकेंड है द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, दैट इज राइट, क्योंकि आइस कैप्स और ग्लेशियर में ज्यादा पानी है, फिर ग्राउंड वाटर पे पानी है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, टू ओनली। सिमिलरली रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, कि किसके वेदरिंग से ये ग्रो होता है, दैट इज द फिशर वॉल्केनिक रॉक। इज वेरी सिंपल, इसलिए वो सॉइल ब्लैक होती है, राइट। So this is it from today's video. In the coming video we will be covering more such kind of previous questions. Till then, stay safe and study well. Thank you.